ओके स्टूडेंट्स, तो आप सबको याद ही होगा कि जब मैंने मास स्पेक्ट्रोमेट्री स्टार्ट करवाई थी तो मैंने उधर बोला था कि आपके 4-5 स्टेप्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर में होते हैं। उनमें फर्स्ट स्टेप था आपका सैम्पल इजेक्शन, ठीक है, सेकेंड आपका क्या था वेपराइजेशन, एंड थर्ड आपका था आयनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ना आयनाइजेशन से क्या होता है, आयनाइजेशन क्यों हम करते हैं, आयनाइजेशन हमें पता है मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए कोई स्पेक्ट्रम नहीं देता, ठीक है। तो इसलिए हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर के लिए क्या चाहिए, चार्ज आयंस चाहिए, ठीक है। तो मतलब उसके लिए हमें क्या चाहिए, आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन जो है हमारा वो बेस प्रोसेस हम इसको बोल सकते हैं फॉर मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आयनाइजेशन के मेथड्स, अब आयनाइजेशन के फर्दर 4 मेथड्स हैं, ठीक है। हमने जो पढ़ने की किन 4 तरीक़ों से जो आपकी आयनाइजेशन है हो सकती है। पहला आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, ठीक है, जिसको हम EI भी बोलते हैं। आपको पेपर में EI भी आ सकता है, EIMS भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। सेकेंड आपके पास आएगा केमिकल आयनाइजेशन, CI या CIMS। थर्ड आपके पास आएगा डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन टेक्निक्स, और फोर्थ आपके पास आएगा इलेक्ट्रोस्प्रे मेथड, ठीक है। तो ये चारों मेथड्स हमने इसमें पढ़ने हैं, इसका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट इज योर इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, जिसको हम EI भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी दैट इज़ कि हम देखो, जब हम अपने सैम्पल मॉलिक्यूल्स को मास स्पेक्ट्रोमीटर में इजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो होता क्या कि आपके जो मॉलिक्यूल है, आपका जो मॉलिक्यूल है दैट विल कन्वर्टेड इनटू चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, आयन, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल जो है वो चार्ज पार्टिकल में कब कन्वर्ट होता है, आयन सोर्स में जाके, ठीक है, डिटेक्ट होने से पहले। ओके, तो अब इसका ना जो सिंपलेस्ट एंड कॉमन टेक्निक जो यूज़ की जाती है आयनाइजेशन के लिए, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, ये वाली टेक्निक EI या EIMS, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है कि आपका जो बीम है ना, लाइक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब से, ठीक है। तो टंगस्टन फिलामेंट बल्ब से जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बीम है वो आपकी मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक करती है। मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन एक बाहर आ जाता है, मतलब नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया, तो बचा क्या आपके पास, केटाइन बचता है आपके पास, ठीक है। तो मतलब ये आपको क्या कर देता है, उसको केटाइन में कन्वर्ट कर देता है मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आपकी आती है रिपेलर प्लेट, ठीक है। रिपेलर प्लेट क्या होती है, यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, ये जो आपकी ये वाली है रिपेलर प्लेट, ठीक है, ये आपके पास एक्सेलरेटेड प्लेट्स आती हैं और ये आपके पास स्लिट आती है। मैं आप सबको इनका फंक्शन बताऊंगी, ठीक है। ये जो रिपेलर प्लेट है ना, रिपेलर प्लेट क्या करती है, रिपेलर प्लेट के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये क्या करती है रिपेलर प्लेट, इसमें ना एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, ठीक है, जो क्या करता है कि आपकी जो ये जो आयन आ रहा है ना, ये जो बीम आ रही है मॉलिक्यूल की, ये इसको जब इधर आगे जाती है तो ये टंगस्टन फिलामेंट बल्ब है, ठीक है, ये क्या करता है, ये इनमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो मतलब आगे क्या बढ़ेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आयन बीम बढ़ेगी, ठीक है। अब ये जो एक्सेलरेटेड प्लेट्स लगी है ना, इनका काम क्या है, बेसिकली ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती हैं आपकी ये जो पॉजिटिव केटाइंस हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है कि आपके ये जो पॉजिटिव आयन्स है ना, ये रैपिडली मूव करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब ये रैपिड आपकी ट्रेवलिंग जो है उसको प्रोड्यूस करती है ये आपकी एक्सेलरेटिंग प्लेट्स जो है, ठीक है। एंड में हमारे पास आता है ये फोकसिंग स्लिट। स्लिट का देखो, स्लिट कहीं भी लगी हो, स्लिट का फंक्शन एक ही होता है कि ये जो आपकी ट्रेवलिंग बीम है ना, इसको एक यूनिफॉर्म मोशन में मतलब ट्रेवल करवाएगा, ठीक है। स्लिट का मतलब यही होता है। और ये आपके पास आगे किस में चली, ये जो आपकी आयन बीम है, ये आपके पास आगे डिटेक्टर में चली जाती है, ठीक है। तो दिस इज द होल प्रोसेस हाउ इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन अकर्ड, ठीक है। अब इसमें आगे जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ वो क्या, आपके पास देखो कई मॉलिक्यूल्स होते हैं, काफ़ी सारे इनफैक्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी आयनाइज नहीं होते। मतलब ये तो आपके पास मॉलिक्यूल था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ जो आपके पॉजिटिव चार्ज आयंस की बीम थी वो आगे बढ़ गई, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रह जाते हैं जो पॉजिटिव आयंस में नहीं कन्वर्ट होते, ठीक है। तो वो ये जो आप नीचे पंप देख रहे हो, इस पंप के थ्रू नीचे आ जाती है, और ये पंप जो होता है ना आगे इलेक्ट्रॉन चैम्बर के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की एब्जॉर्प्शन होने के कारण जो आपके आयंस बचते हैं ना, वो पॉजिटिव में तो नहीं लेकिन वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आयंस है लेकिन मास स्पेक्ट्रम आना है पॉजिटिव चार्ज आयंस का, ठीक है। तो ये जो रिपेलर प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला पॉजिटिव इसको कैरी कर लेता है, ठीक है। तो मतलब ये वाले आयंस जो हैं वो दोबारा से रिपेलर में चले जाते हैं,
ठीक है। तो दिस इज द होल प्रोसेस। नाउ कई केसेस में क्या होता है कि ये जो आपकी रिपेलर प्लेट है ना, इसके ऊपर ये जो आपकी पोलैरिटी है, कई केसेस में चेंज, कई इंस्ट्रूमेंट्स में ये चेंज भी हो जाती है, ठीक है। लाइक यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है तो कई केसेस में जो आपकी रिपेलर प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज आयंस होगी तो उससे क्या होगा कि ये जो आपकी बीम है ना वो भी आपकी नेगेटिव चार्ज आयंस की, मतलब अनायंस की निकलेगी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मास स्पेक्ट्रम चाहिए होता है नेगेटिव आयंस का, तो उस केस में ये जो है वो यूज़ की जाती है, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट में ये रिपेलर प्लेट जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रिकल जो है आपकी चार्ज वाली यूज़ की जाती है, ठीक है। बेसिकली हम जो यूज़ कर रहे हैं हम पॉजिटिव वाली करेंगे क्योंकि हमें कीटाइंस का मास स्पेक्ट्रम ही चाहिए होता है, ठीक है। ओके अब देखो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, ये जो एनर्जी फिलामेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है आपकी इस मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बीम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी है जो वो 18 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वेरी करती है, ठीक है। लेकिन आपको जो बीम चाहिए ना इलेक्ट्रॉन्स की, वो इतनी ज़्यादा हाई एफिशिएंसी वाली चाहिए कि वो फटाफट इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन कर दे, ठीक है। तो वो जो आपकी ये बीम है ना, ये आपकी होती है बेसिकली 50 to 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। चाहिए हमें 50 तक ही होता है, लेकिन एक्सेस इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली बीम क्यों दी जाती है, उसका क्या फन होता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। ओके तो अब आ जाओ इसके एडवांटेजेस पे। EIMS के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अब देखो इसमें अभी मैंने बोला ना कि ये एक्सेस में दी जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो चाहिए तो इजेक्शन के लिए 8 to 15 है, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सेस में क्यों दी जाती है, ताकि ये आयनाइजेशन तक ही ना सीमित रहे बल्कि आयनाइजेशन के बाद फ्रेगमेंटेशन में भी हेल्प करे, ठीक है। तो मतलब ये जो आपकी एक्सेस पोटेंशियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये किस लिए होता है, ये फ्रेगमेंटेशन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर की फ्रेगमेंटेशन करने में हेल्प करता है। सो दिस इज द वन एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज इसकी ये है कि जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स होते हैं ना EIMS के, इनका डाटा लाइब्रेरीज में अवेलेबल होता है, ठीक है, ताकि आप लोग कंपेयर कर सको अपने डाटा को उससे। ओके लेकिन इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि कई बार क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन इतनी इजीली और इतनी जल्दी हो जाती है कि आपका जो मॉलिक्यूलर आयन है ना वो डिकम्पोज कर जाता है। उस केस में मॉलिक्यूलर आयन जो है वो एनालाइजर उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। डिटेक्ट नहीं करेगा तो मतलब आपके स्पेक्ट्रम में आपको मॉलिक्यूलर मास ही नहीं पता चलेगा अपने आयन का, ठीक है। तो देन यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द स्पेक्ट्रम। एक इसकी ड्रॉबैक क्या है कि इसमें जो होता है वो वोलेटाइल कंपाउंड ही चाहिए होते हैं, ठीक है। वोलेटाइल कंपाउंड के कारण क्या आती है कि जो आपके हाई मॉलिक्यूलर वेट्स वाले कंपाउंड्स होते हैं या बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका स्पेक्ट्रम इजीली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। तो दिस इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट EIMS। ओके सो नेक्स्ट आयनाइजेशन टेक्निक है केमिकल आयनाइजेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CI से या CIMS से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोसीजर है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन से, ठीक है। वो कैसे होता है, देखो इसमें जो आपके सैम्पल मॉलिक्यूल्स हैं ना बेसिकली वो कैसे आयनाइज्ड होते हैं, वो आपके जो लाइक इंस्ट्रूमेंट में एक प्री आयनाइज्ड गैस को फिल किया जाता है, ठीक है। वो जो प्री आयनाइज्ड रिएजेंट गैस होती है ना, जब ये सैम्पल मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड करता है तो ये आपके पास क्या करती है, आयनाइजेशन देती है, ठीक है। मतलब इसमें आयनाइजेशन किसकी वजह से हो रही है, किसी रिएजेंट गैस की वजह से, ठीक है। तो अब ये रिएजेंट गैस मॉलिक्यूल के साथ कैसे कोलाइड करके प्रोटॉन देती है, वो डिफरेंट मैकेनिज्म से कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है या अडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। अब बेसिकली जो आयनाइजिंग रिएजेंट्स हम इसमें यूज़ करते हैं, मतलब जो हमारी गैसेस यूज़ की जाती हैं वो कौन सी होती है, मीथेन होता है, अमोनिया, आइसोब्यूटेन या मीथेनॉल, ठीक है। ये सारी एज अ रिएजेंट गैसेस जो है वो यूज़ की जाती हैं इन केमिकल आयनाइजेशन टेक्निक। इसमें जो मीथेन है ना, अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन में जो केमिकल आयनाइजेशन होती है तो बेसिकली इसमें एक्चुअली दो मैकेनिज्म्स हैं जो ये फॉलो करता है, ठीक है। पहला तो इसमें फेवरेबली तो प्रोटॉन ट्रांसफर ही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें अडक्ट फॉर्मेशन भी हो सकते हैं, लेकिन अडक्ट फॉर्मेशन हमेशा होगी आपकी लेसर अमाउंट में जो आपका प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि ये फेवरेबली प्रेफरेबली किसको कर रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर से आयनाइजेशन देगा, ठीक है। जैसे हम इसकी एग्जांपल देखें, दिस इज CH4 मीथेन, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको बोलती हूँ हमेशा मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होती है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और पॉजिटिव जो आपका जनरेट होता है, ठीक है।
तो CH4 था, ये टंगस्टन फिलामेंट बल्ब से इलेक्ट्रॉनिक बीम आई, इसने क्या करा, इसके ऊपर स्ट्राइक करी, एक इलेक्ट्रॉन तो ये, एक इसने इसमें से निकाल दिया, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब अगर इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जब ये पॉजिटिव चार्ज किसी न्यूट्रल मीथेन के साथ कंबाइन करेगा तो अब हमने क्या बोला है, कौन सा मैकेनिज्म हो सकता है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है। तो प्रोटॉन अगर इसने इसको ट्रांसफर करा अपना, ये CH4 अगर इधर से एक हाइड्रोजन और मिल गया तो ये बन जाएगा आपका CH5 मिल जाएगा विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जिधर से हाइड्रोजन निकला, क्योंकि हमें पता हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज पीछे निकल गया आपका तो इधर क्या बनेगा, रेडिकल बन जाएगा। ओके अब सेकेंड आपकी पॉसिबिलिटी है दैट इज अडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। अडक्ट फॉर्मेशन कैसे होगी, देखो ये आपका था CH4 रेडिकल विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर इधर में से एक प्रोटॉन निकाल दें, अगर एक प्रोटॉन निकाल दे तो रेडिकल निकल जाएगा, ठीक है, CH3 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। हमें क्योंकि क्या चाहिए, कीटाइन चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपका रेडिकल लेके बाहर निकल जाएगा, ये CH3 बन जाएगा। अब CH3 ये जब आपके मिथेन के साथ कंबाइन करेगा, इस बारी अडक्ट फॉर्मेशन होनी है। अडक्ट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जब 2 सिंपल रिएक्टेंट्स कंबाइन करके क्या बनाए, एक प्रोडक्ट बनाए, उसको क्या बोलते हैं, अडक्ट। तो C2 है, C2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हो जाएगी क्योंकि कार्बन की वैलेंसी का भी तो हिसाब रखना है, ठीक है। C2H7 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए C2H5 बन जाता है विद पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हो जाती है। मतलब इसमें क्या हो गया, अडक्ट फॉर्मेशन। ये हो गया विद प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर क्योंकि बोला कि ये प्रेफरेबली करता तो ये मेजर अमाउंट में बनेगा और अडक्ट फॉर्मेशन माइनर अमाउंट में होगी, ठीक है। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर। जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसको हम लेते हैं, ठीक है, पहले मेजर अमाउंट वाले इसको लिया, जब आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बन जाना है, MH पॉजिटिव। मतलब क्या बन गया आपके पास, कीटाइन बन गया, ठीक है। CH4 निकल गया, इधर से प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया ना, इसका प्रोटॉन एक इसको मिल गया, ठीक है। तो M जो आपका मॉलिक्यूल था वो प्रोटॉन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, कीटाइन, ठीक है। और ये आपका क्या आ जाएगा, किधर जाएगा, डिटेक्टर के पास जाएगा और आपके पास मास स्पेक्ट्रम आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेकेंडली हमारा माइनर अमाउंट में बना था अडक्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसके साथ, जब आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइन करेगा तो वो क्या करेगा, अडक्ट फॉर्मेशन होनी है ना, तो ये डायरेक्ट इसके साथ अडक्ट बना लेगा, ठीक है। लेकिन ये बनेगा माइनर अमाउंट में, मतलब उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी, इसकी इंटेंसिटी क्या आएगी, कम आएगी। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट मीथेन, ठीक है। अब आता है आपके पास, अगर हम अमोनिया की बात करें, ठीक है। अमोनिया में भी फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिजेक्शन होएगी, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और एक रेडिकल विद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब अमोनिया में भी अगेन प्रोटॉन ट्रांसफर, NH3, ठीक है। एक प्रोटॉन इधर से मिला तो ये क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव और ये NH3 रेडिकल, NH2 रेडिकल, सॉरी, एक प्रोटॉन इसने उसको दे दिया ना अपना। फाइनल स्टेप, जब आपका मॉलिक्यूल आता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब NH4 के साथ कंबाइन करेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होना है, क्योंकि अमोनिया में भी प्रेफरेबली आपका प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म ही फेवर्ड होता है, ठीक है। तो इधर से एक प्रोटॉन इसके साथ चला गया तो MH पॉजिटिव, मतलब आपका कीटाइन बन गया, ठीक है, ये बाहर आ गया। तो इसी तरह से आइसोब्यूटेन है, दिस इज योर आइसोब्यूटेन, ठीक है। आइसोब्यूटेन जब आपकी इलेक्ट्रॉनिक बीम इसके ऊपर आती है तो एक पॉजिटिव एक रेडिकल, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए, सेम मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन की रिमूवल होती है, ठीक है। प्रोटॉन रिमूव कर गया, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, 3 CH3 ग्रुप्स हैं, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो यही इसकी रीजन है कि इसमें क्यों हाइड्रोजन रेडिकल जो है वो प्रेफरेबली बाहर निकल गया, ठीक है। ओके तो जब भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसके साथ आके कंबाइन करेगा तो वो क्या बनाएगा, इधर से क्या हो जानी, प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है, जो उसने अपना प्रोटॉन इसको दिया था, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये जो रिएजेंट गैसेस हैं वो रिएक्ट करके आयनाइजेशन, केमिकल आयनाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट जो आता है आपके पास, देखो अगर आप रिएजेंट गैस को वेरी कर रहे हो तो उसके साथ क्या होएगा, आपकी सेलेक्टिविटी आयनाइजेशन की और डिग्री ऑफ फ्रेगमेंटेशन भी इफेक्ट होगी, ठीक है। तो मतलब आपका जो रिएजेंट गैस है उसको आपने इस तरह से चूज करना है कि आपकी फ्रेगमेंटेशन, देखो जब फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा आएगी, ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बनेंगे और ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स डिटेक्टर के पास जाएंगी, ज़्यादा पीक्स आएंगी, वो भी सारी लेस इंटेंसिटी की आएगी, तो उसका कोई फन नहीं बनता, वो मास स्पेक्ट्रम यूजफुल नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर आयन पीक आपका बचेगा, क्योंकि अगर सभी की फ्रेगमेंटेशन होगी तो मॉलिक्यूलर आयन पीक की तो ऑब्वियसली लेस इंटेंसिटी आएगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन की इंटेंसिटी नहीं आएगी, उसकी पीक नहीं आएगी, तो आपको अपने मॉलिक्यूल का जब मॉलिक्यूलर मास ही नहीं पता चला तो फिर उसके मास स्पेक्ट्रम को स्टडी करने का भी कोई मतलब नहीं है।
तो मतलब हमें फ्रेगमेंटेशन नो डाउट चाहिए होती है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए और मॉलिक्यूलर आयन पीक की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होनी चाहिए ताकि आप लोग मॉलिक्यूलर आयन जो है उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सको। तो जो रिएजेंट गैस है वो इस हिसाब से आपने चूज़ करनी है कि जो आपका डिफरेंस है ना प्रोटोन अफिनिटी वो रिएजेंट गैस को मैच करे, ठीक है। मतलब कि सपोज करो अगर आपका ज़्यादा डिफरेंस प्रोटोन अफिनिटी आपकी और जो आपकी रिएजेंट गैस है उन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ट्रांसफ़र होगी आयनाइजेशन में, ठीक है। तो वो जो ज़्यादा एनर्जी है वो क्या करेगी, जो एनालाइट आयन बनाएगी वो हाईली एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। और उधर अगर उसको एक्सेस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई उसको, तो क्या होंगे कि जो आपका मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड्स है ना, देखो कोवेलेंट बॉन्ड्स इजीली ब्रेकेबल नहीं होते, तो इनकी भी फ्रेगमेंटेशन कर देगा। इनकी भी फ्रेगमेंटेशन हो गई मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी आएगी ही नहीं। सो दिस इज़ द रीज़न कि ऐसी रिएजेंट गैस होनी चाहिए कि जिसकी प्रोटोन अफिनिटी रिएजेंट गैस को मैच करे ताकि फ्रेगमेंटेशन हो लेकिन इफेक्टिव फ्रेगमेंटेशन हो। ओके, नाउ विल टेक द एग्जांपल ऑफ लेवेंडल एसीटेट, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 196 होता है। अब देखो इसका ना जो मास स्पेक्ट्रम होता है ना, अगर हम डिफरेंट रिएजेंट गैसेस यूज़ करें तो ये डिफरेंट स्पेक्ट्रास देता है। सपोज हम एक स्पेक्ट्रा टॉप स्पेक्ट्रम अगर इसका पढ़ें तो उसमें इसकी जो होती है वो कोई 196 इसका बेस पीक मॉलिक्यूलर आयन पीक है, ठीक है। तो 196 ना कि 19 मतलब जब इसने प्रोटोन ट्रांसफर प्रोटोन ऐड कर लिए तो 197 पे कोई पीक ही नहीं आती, बेस पीक इसकी आती है 137 पे, ठीक है, मतलब किसी फ्रेगमेंटेशन के बाद। अगर हम सेकेंडली इसके स्पेक्ट्रम को जब हम आइसोब्यूटेन के साथ इसकी आयनाइजेशन कराई, जब हम उस स्पेक्ट्रम को देखें तो उसमें जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है 197 वाली वो काफ़ी प्रोमिनेंट होती है, लेकिन स्टिल इसमें काफ़ी सारी फ्रेगमेंटेशन होती है। तीसरी बार जब हम इसको अमोनिया के साथ आयनाइज करवाएं उस केस में इसका जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो इसकी सबसे हाईली अबंडेंट, इनफैक्ट वही बेस पीक होती है, मॉलिक्यूलर आयन पीक ही इसमें बेस पीक होती है। तो मतलब इसमें इस एग्जांपल से हमने क्या बताना क्या चाह रही हूँ मैं कि आपकी जो रिएजेंट गैस है ना वो बहुत इफेक्ट करती है कि आपका स्पेक्ट्रम कैसा आ रहा है, आपके स्पेक्ट्रम में मॉलिक्यूलर आयन की इंटेंसिटी क्या है, उसका नेचर क्या है। तो आपकी जो रिएजेंट गैस है वो ऐसे चूज़ करनी है ताकि प्रोटोन अफिनिटी के साथ मैच करे और जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो आपकी हाई इंटेंसिटी वाली पीक हो ताकि यू कैन इजीली फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास, अदरवाइज इट इज़ टोटली यूजलेस। नाउ अगर हम बात करें इसमें तो इसमें वो बताना चाह रहा है कि अब कौन सी कंडीशंस चाहिए होती है। देखो आयनाइज्ड गैस जो होती है ना वो भी आपकी डिटेक्ट, क्योंकि आयनाइज्ड गैस जो आपकी है वो काफ़ी एक्सेस में प्रेजेंट होती है तो उसका भी स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है। तो इसमें उसने बताया कि मीथेन का स्पेक्ट्रम जो लाइक मास बाय चार्जेस अगर 50 पे आ रही है तो मतलब वो मीथेन की वजह से होएगी, इथेन की वजह से 29 पे, इसकी वजह से 41 पे, मतलब इनकी पीक्स भी आती हैं उसमें। नेक्स्ट आ जाओ इसके एडवांटेज पे। अब ये केमिकल आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है कि एक तो इसका सेलेक्टिव नेचर है, लाइक मॉलिक्यूलर आयन जो होता है 142 पे जो पीक आती है वो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन में तो वो दिखती ही नहीं, लेकिन इसमें वो प्रोमिनेंट पीक होती है क्योंकि इसमें सेलेक्टिव फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है। सेकेंडली इसका जो आता है आपके पास कि ये इनएक्सपेंसिव टेक्निक है, लाइक इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन की तरह ये भी है, ठीक है। अब इसमें भी ना सैंपल जो होता है वो वोलेटाइल होता है, ठीक है, सैंपल वोलेटाइल होता है तो जो आपके हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले फ्रेगमेंट्स हैं उनको डिटेक्ट करना ईजी नहीं होता, तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो प्रोटोनेशन ही एक जो कॉमन मेथड इसमें यूज़ किया जाता है केमिकल आयनाइजेशन में, क्योंकि अगर हम देखें तो मीथेन में भी प्रोटोनेशन होती है, अमोनिया में भी प्रोटोनेशन होती है, ठीक है। तो प्रोटोनेशन जब आपकी कॉमनली मेथड इसमें यूज़ आयनाइजेशन फॉर आयनाइजेशन यूज़ किया जाता है तो बाकी सारे प्रोसेसेस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मिथाइल नाइट्राइट या फिर मीथेन का एग्जांपल देखें तो इसमें क्या होता है कि वो मिथॉक्सी आयन बना देता है, ठीक है। मिथॉक्सी आयन फिर प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना देता है, CH3OH बना देता है, ठीक है, जिससे आपके पास MH पॉजिटिव बन जाता है, पेरेंट आयन बन जाता है,
जाता है। सिमिलरली अगर हम NF3 की बात करें तो इसमें जो रिएजेंट गैस है वो F नेगेटिव प्रोड्यूस करती है, फ्लोराइड आयन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये भी प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करके MH वाला आपके पास जो है एडक्ट बना देता है। तो इस टेक्निक से ना आप लोग, क्योंकि इसमें नेगेटिवली चार्ज आयन बने हैं, ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज आयंस का भी जो अडक्ट्स होते हैं इसके अंदर उनको स्टडी किया जा सकता है। ओके।